मेरी 18 साला साली बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरे मुंह में पानी आ जाता। वो इस कदर हसीन थी कि हाथ लगाने से मैली होती थी। एक बार वो हमारे घर रहने के लिए आई। मैंने खाने में नींद की गोलियां डालकर सबको खिला दी। जब सब लोग नींद में सो गए तो मैं अपनी साली के कमरे में चला गया। वो बेड पर बिना कपड़ा लिए हुए लेटी हुई थी। लैंप की रोशनी में उसका सरापा बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल मचलने लगा। मैंने अपने कपड़ों को अपने वजूद से अलग किया और फिर पूरी रात उसके साथ। जिस दिन हम बारात लेकर गए थे उस दिन मैंने देखा कि मेरी एक साली भी थी जिसे मैंने आज पहली बार देखा था, क्योंकि हमारा रिश्ता चटपट हो गया था। उसको देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो बहुत ज्यादा हसीन थी। खूबसूरत तो मेरी बीवी भी थी, लेकिन वो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। रुखसती से पहले बहुत सी रस्में हो रही थी। फिर मेरी साली मुझे दूध पिलाने आई। वो इस कदर हसीन थी कि मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके सामने मुझे अपनी बीवी कमतर लगने लगी, क्योंकि वो अपनी बहन से कम खूबसूरत थी। उसके गोरे हाथों में मेरा हाथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, जीजू पूरा 50,000 चाहिए। वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। मैंने कहा कि मैं ऐसी किसी रस्म को नहीं मानता। 5,000 लेने हैं तो लो, वरना जाओ, नहीं तो मैं वो भी अपनी जेब में ही रख लूंगा। खूब हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरी ही बात को मुकद्दम रखा। मेरी साली का 5,000 का नोट लेकर मुंह बन गया। बहरहाल रुखसती हो चुकी थी। मैं दिल फेंक किस्म का लड़का था। बीवी के साथ साथ मेरा दिल अपनी साली पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बहुत ही हसीन थी। मेरे माँ बाप बड़े भाई के साथ दुबई में रहते थे। मेरी शादी के चंद दिन बाद ही सब वापस चले गए थे। मैं और मेरी बीवी उस घर में अकेले ही रहते थे। जल्द ही मेरी बीवी ने सारे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया। हालांकि पहले पहले दिनों में इंसान को बीवी की संगत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और ही था। मुझे औरत तब तक अच्छी लगती है जब तक वो मुझसे दूर होती है। जब मैं उसे हासिल कर लेता हूँ वो मेरे लिए बेमानी हो जाती है। फरा मुझे बस शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। इसके बाद मेरी रंगीन मिजाजी मुझे घर पर चैन से नहीं रहने देती थी। जहाँ पर भी मुझे खूबसूरत लड़की नजर आती मेरी राल टपकने लगती। मेरी आंखों में मुझे मेरी हसीन साली खटकने लगी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने फरा से कह दिया कि चलो आओ अम्मी के घर चलते हैं। तुम्हें भी तुम्हारी वालदा और बहन की याद आ रही होगी। मेरे ससुर इंतहाई सफेद पोश इंसान थे। उनकी 2 ही बेटियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था। ये सुनकर फरा खुश हो गई। बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं उसके हमरा अपने ससुराल पहुंच गया था। यूं अचानक हमें देखकर मेरी सास बौखला गई। कहने लगी, बेटा बता कर आते, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, आपका बेटा ही हूँ। मेरी सास तो इतनी सी बात पर ही बहुत खुश हो गई। कहने लगी, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटों जैसा दामाद मिला। मैंने कहा कि अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो पका है बस वही सामने रखना, मैं खुशी खुशी खा लूंगा। लेकिन गुदारा बाजार मेरे लिए कुछ भी मत लाने जाइएगा। लेकिन फिर भी मेरे ससुर बाज ना आए और मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ गए। घर में मेरी सास ने सिर्फ करेले बनाए थे, वो भी मेरे सामने गर्म करके रख दिए। मैंने खाना बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज से खाया था। मेरी साली मेरे सामने बैठी हुई थी। कहने लगी, अरहम भाई आपने चिकन कढ़ाई तो चखी ही नहीं। हमारे घर के पास बहुत अच्छी कढ़ाई मिलती है, आप लेना। मैं उसके मीठे लहजे में ही हो गया था। बहरहाल खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया गया था। फिर मैं बड़ी तसल्ली से ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरा वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए अपनी साली से कहने लगा, जाओ लूडो लेकर आओ, दोनों खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे, इसलिए कुछ ही देर मेरे पास बैठे थे, फिर अपने कमरे में चले गए। मैंने लूडो की खूब महफिल जमाई। यूं ही खेलते खेलते रात के 2 बज गए। बहाने बहाने से मैं अपनी साली के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कभी मैं उसकी कमर से हिलाता और कभी मैं उसके सर पर हाथ फेरने लगता। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी, इसलिए मेरी इन हरकतों को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। इस दौरान फरा मुझसे कई बार हार चुकी थी। फिर मेरी साली मुझसे कहने लगी कि अरहम भाई आप वापस कब जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन मैं उसकी बात टाल देता कि बस जरा एक बार तुम्हें हरा दूं, फिर चलते हैं। इसी चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने कहा कि अब घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं पर सो जाते हैं। मगर मसला ये था कि मेरी सास का घर बहुत छोटा था, बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम। एक कमरे में सास ससुर सोते थे, जबकि दूसरे कमरे में मेरी साली
मजबूरन उसने अपना कमरा हमें दे दिया और हमने रात वहां गुजारी। सुबह नाश्ता करते ही मैं अपने घर वापस लौट गया था, लेकिन साली के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार फिर से फरा से कहा कि देखो, यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेली बोर होती रहती हो, तो ऐसा किया करो कि अपनी बहन को अपने पास बुला लिया करो, इस तरह से तुम्हारा भी दिल लग जाया करेगा। मैं चाहता था कि किसी ना किसी तरह मेरी साली यहाँ पर आती रहे। मुझे लगा कि फरा मेरी बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समाएगी, लेकिन वो कहने लगी, मेरी बहन अपने घर में ही ठीक है और मुझे तो अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं जरा भी बोर नहीं होती, बल्कि मुझे तो अकेले रहने की आदत है। अगर मैं कभी बोर हो भी जाऊं तो एलईडी लगाकर देखती रहती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी ना किसी बहाने मेरी साली यहाँ आती रहे, लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे छुट्टी थी, मेरी बीवी कपड़े धो रही थी और उन्हें फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों पर चिपचिपाहट वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही फरा बाल्टी लेकर सीढ़ियां उतरने लगी तो उसका पांव बुरी तरह से फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। मैं ये हरकत करके फौरन अपने कमरे में चला गया था ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। फरा को लगा कि शायद कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है और इसीलिए वो फिसल कर गिर गई है। बाहर फरा के चीखने चिल्लाने की आवाजों पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला था। देखा तो वो अपना पांव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी हुई थी। मैं फौरन से उसके पास गया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। उसका पूरा पांव नीला हो चुका था और हिल भी नहीं रहा था। वो दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। दिल ही दिल में मैं खुश था। बहरहाल मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उसके पांव की हड्डी टूट गई थी। फरा रोए जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन से ये खबर अपने ससुराल में पहुंचाई। मेरे सास ससुर के साथ मेरी साली भी घर पहुंच गई। फरा तो अपनी माँ के साथ लगकर रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा अगर तुम कहो तो मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊं ताकि हम खुद इसकी देखभाल कर लें। मैंने कहा, देखिए ये तो मुमकिन नहीं है, मैं घर में अकेला फरा के बगैर तो नहीं रह सकता। हाँ, अगर आप मुनासिब समझें तो सना को यहीं छोड़ दें, इस तरह से वो अपनी बहन को संभाल लेगी। सना रहने के लिए राजी हो गई क्योंकि उसे अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। यूं मुझे भी मौका मिल रहा था। फरा तो बिस्तर पर ही रोकर रह गई थी। सना उसे खाना बेड पर ही ला कर देती थी। शुरू में तो मैंने सना से फ्री होने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे मजाक किए ताकि वो भी मेरे साथ फ्री हो जाए, लेकिन वो मेरे हर मजाक पर संजीदा ही रहती थी। आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। अगर मैं उसके करीब जाने लगता तो वो दूर हट जाती और मुझसे साफ कह देती, भाई आप जरा थोड़ा हटकर बात किया करें, मेरे कान बिल्कुल ठीक है, मुझे दूर से भी सुनाई देता है। उसके इस लहजे पर मैं समझ गया था कि वो मुझे घास डालने को तैयार नहीं है। मैं तो चाहता था कि वो मेरे साथ फ्री हो और मैं मजाक मजाक में ही उसके साथ बहुत कुछ कर जाऊं और इसी तरह मेरा दिल बहल जाएगा। लेकिन सना तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती। मैं तो चाहता था कि उसके साथ रात देर तक बातें करूं और फ्री हो जाऊं और मैं अपना मकसद भी पूरा कर लूं। लेकिन सना ने मुझे अब तक ऐसा मौका ही नहीं दिया था, लेकिन किस्मत ने दे ही दिया था। एक दिन मैं घर आया तो सना किचन में काम कर रही थी। असूलन तो मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल में शैतान था। मैं सीधा किचन में चला गया। वो बिना दुपट्टे के खाना बनाने में मसरूफ थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार कर रखा हुआ था। मैं पहले कभी यूं मुंह उठाए किचन में नहीं गया था, लेकिन आज इस तरह उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। शायद मेरी नजरों की तपश की वजह से सना ने यकदम मुझे पलट कर देखा तो थोड़ा सा घबरा गई। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं पानी का गिलास लेने आया था, इसलिए मैंने सना से कहा कि मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। बिना दुपट्टे के सना को मेरे सामने कुछ झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मैं उसकी इस कैफियत से लुत्फअंदोज हो रहा था। उसने मुझे शीशे का गिलास पकड़ाया और दूसरे हाथ से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शरीफ बन भर कर थक गया था। अब मैंने अपनी बीवी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आधे घर वाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैंने उसका हाथ ना छोड़ा तो वो मुझसे सख्त लहजे में बोली, कहने लगी, अरहम भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, सना तुम्हारे हाथ तो फरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहते ही मैं उसके करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ करने पर पिघल जाती है। यहीं से मैंने इब्तिदा की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सानिया मेरी इस बात पर ऐसा रिस्पॉन्स देगी और मेरे साथ ये सलूक करेगी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं सीधा दरवाजे के साथ जा लगा। वो फौरन से किचन से बाहर निकल गई। उसका मुझे यूं धक्का देना अच्छा नहीं लगा था।
मैं सोच चुका था कि मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो सना फराह के पास बैठकर रो रही थी और मुझे नफरत से देखकर फौरन चुप हो गई। फराह ने उससे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, होना क्या था, खाना बनाते हुए उसका हाथ जल गया है, इसलिए बेचारी रो रही है। ये सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, मैंने तो इसका हाथ पकड़ा था कि देखूं तो सही कहीं ज्यादा तो नहीं जल गया, लेकिन तुम्हारी बहन शायद मुझे अपना भाई नहीं समझती, यूं मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आकर भागी जैसे मैं कोई जिनबूत हूँ। मेरी बात सुनकर सना ने मुझे नफरत और गुस्से से देखा, लेकिन फराह कहने लगी कि अरहम तुम्हारे बड़े भाई हैं। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहा था कि कितना जला है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इधर लाओ दिखाओ मुझे। लेकिन सना ये कहकर कमरे से बाहर चली गई कि वो कल घर वापस चली जाएगी। मैं फराह के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल नहीं रखना चाहती, उसे ये सब मुसीबत लगता है, इसीलिए वो वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझती। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता और उससे एक फासले पर रहता। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन को यहाँ ना लेकर आता, लेकिन मैंने ये सब मजबूरी में किया और अभी मुझे कोई मुलाजमा भी नहीं मिल रही और तुम्हारे पाँव का ये हाल है कि तुम बिना सहारे के चल भी नहीं सकती, इसलिए अपनी बहन को समझाओ। जिस पर मेरी बीवी कहने लगी, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बहन से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ, लेकिन उसकी आज की हरकत ने मुझे अपनी नजरों में ही गिरा दिया है। वो तो मुझसे यूं हाथ छुड़ाकर भागी जैसे मैं कोई बहुत बुरा शख्स हूँ। मैंने फराह के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वो मुझसे उल्टा माफी मांगने लगी कि बच्ची है, उसे समझ नहीं है, आप छोड़ें उसकी बात को। फराह के सामने मैं अपना पत्ता साफ करके कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, क्योंकि सना शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने किचन से खाना लिया और फराह के सामने बैठकर खाने लगा। अब देखो, मुंह सुजाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। फराह तो मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने अपनी बीवी को दवाई खिलाई, उसमें मैंने नींद की गोली भी शामिल कर दी, जिसे खाते ही वो गहरी नींद सो चुकी थी। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे का दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजा नॉक किया और कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, वो तुम्हें बुला रही है। मैंने उसके साथ झूठ बोला था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वैसे दरवाजा खटखटाऊंगा तो वो नहीं खोलेगी। जब मैंने उसे ये बहाना लगाया तो उसने फौरन कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सना कमरे से बाहर निकलने लगी, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया और साथ ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर तो सना की रंगत ही उड़ गई। कहने लगी, अरहम भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई, कैसा भाई, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम्हारे हुस्न ने तो वैसे ही मुझे पागल कर दिया था। मैंने तुम्हें पाने की बहुत कोशिशें की हैं। ये सुनकर तो सना की रंगत ही उड़ गई थी। कहने लगी, आप शर्म करें, मैं आपकी छोटी बहनों जैसी हूँ, लेकिन मेरा वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं जिस इरादे को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था उसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वो हाथ जोड़ती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी मिन्नत समाजत करती रही कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया। वो सिसकियां ले लेकर रो रही थी। कहने लगी कि वो सब कुछ फराह को बताएगी। मैंने उसे डराना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि देखो, अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, और अगर तुमने ये सब किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अभी तो ये बात हम दोनों के बीच है, बेहतर है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। वो बस रोए जा रही थी। मैं उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह सानिया को बहुत तेज बुखार था। फराह ये देखकर परेशान हो गई। कहने लगी कि ये खुद बीमार पड़ गई है तो मुझे क्या संभालेगी। अब ये था कि फराह हल्का सा सहारा लेकर चलने लगी थी। मैंने कहा कि इसे घर भेज दो, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, कि उसे यहीं पर रखते हैं। उसने मेरी बात ना मानी और उसे यहीं रखने पर कहा। सना को जब ये बात मालूम हुई तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी इस बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा। चंद दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार हुआ। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सना खाना बना रही थी कि मैंने उसे पीछे से जाकर अपने हिसार में ले लिया। मेरी इस हरकत पर उसने न जाने कब शेल्फ से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी, जिससे मेरे बाजू पर कट लग गया। मैं फौरन से उससे पीछे हट गया। जख्म इतना गहरा था कि उससे खून बहने लगा। मैंने उसे गुस्से से कहा, जाहिल लड़की, ये क्या किया है? जिस पर वो कहने लगी, आइंदा अगर मुझे कभी भी छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आंखें उस वक्त सुर्ख लाल हो रही थी। पहली बार मुझे सना का जुनून देखकर खौफ आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया
लेकिन मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा था। मेरा जख्मी हाथ देखकर फराह मुझसे वजह पूछने लगी। कहने लगी, आपके हाथ पर क्या हुआ है? इससे पहले कि मैं कोई इस कहानी सुनाता, फौरन से सना मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, आपी मैंने तो अरहम भाई से कहा था कि मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन ये कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसलिए सलाद काटते हुए ये हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सना ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरी ही चाल मुझ पर चलाई थी। मैंने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वो बिल्कुल बेतासुर थी। फराह मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, आपको क्या जरूरत थी किचन में जाने की? फिर उसने मुझे बैंडेज पकड़ाई और फराह मेरे बाजू पर बैंडेज करने लगी। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था, और वो था कमजोरी और बेबसी। औरत की बेबसी देखकर मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल 3 दिन तक मैंने सना से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतजार करने लगा, लेकिन मैं जानता था कि एक कमजोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ बेहतर हुआ, मैंने एक बार फिर सना के कमरे पर दस्तक देना शुरू कर दी। उसे कहा कि दरवाजा खोल लो वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी ये धमकी एक बार फिर काम आ जाएगी और मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। मैं उसे बहुत धमकियां देता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिर मैं आकर अपने कमरे में लेट गया। मुझे सना पर बेतहाशा गुस्सा था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब बोझलपन होने लगता था। खाना खाते ही मुझ पर एक अजीब बेचैनी तारी हो जाती थी। मैं लेट तो गया था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इस हालत से तंग आकर मैं अपने करीबी क्लिनिक गया। उन्होंने मुझे कुछ नींद की दवाई दी, जिसे खाकर मैं सो जाता। इसके बाद मैंने ये बात महसूस की कि मेरी सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरा सांस फूल जाता, मेरे हाथ पांव सुन पड़ने लगे। मैंने जब डॉक्टर से इलाज करवाया तो पता चला मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये सुनकर मैं सना पर भड़क उठा, लेकिन वो हंसकर कहने लगी, तुम जैसे शख्स को मर ही जाना चाहिए। मैं हॉस्पिटल में था और जहर मेरे पूरे वजूद में फैल चुका था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं वहां पर बैठा रोने लगा और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। मैंने सना से बहुत बार माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे कभी भी माफ नहीं किया। उसने अपने घर जाकर अपने घर वालों को बता दिया कि मैंने उसके साथ क्या किया है, जिस पर मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं इस वक्त बिस्तर मर्ग पर लेटकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ।